नमस्कार। आज हम एक ऐसे समूह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में है। मेरा मतलब है ब्रिक्स। बिल्कुल। ये नाम तो अब काफी सुना हुआ लगता है, लेकिन ये है क्या, कैसे बना और आज इसका क्या महत्व है, इसी पर हम आज ध्यान देंगे। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ देशों का क्लब नहीं है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स ये अब 10 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो पुराने सदस्य हो गए। हाँ, और अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? सुना है इसका आइडिया काफी पहले आया था। हाँ, देखिए, ये विचार सबसे पहले शायद रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के दिमाग में आया था। बाद में 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओनील। ओनील, हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने ही ये ब्रिक शब्द गढ़ा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, मतलब वो देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से उभर रही थीं। अच्छा, तो ये पहले सिर्फ एक आर्थिक कॉन्सेप्ट था। हाँ, शुरुआत में तो यही था, लेकिन फिर इसने एक राजनीतिक रूप लेना शुरू किया। पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 2009 में रूस में हुआ। तब ये ब्रिक था। और फिर दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा? वो 2010 में शामिल हुआ। तब ये बन गया ब्रिक्स। एस जुड़ गया। और अब हाल ही में 2024-25 में ये 5 नए सदस्य जुड़े हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। कुछ लोग इसे अब ब्रिक्स प्लस भी कह रहे हैं। हाँ, अनौपचारिक तौर पर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ब्रिक्स की इस पूरी यात्रा को समझें, इसके मुख्य लक्ष्य क्या रहे हैं, इसने क्या हासिल किया है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। जब ये बना, शुरू में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब ये देश एक साथ क्यों आए? देखिए, इसका एक बड़ा कारण था। अ, जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था है, जिसमें पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका और यूरोप का दबदबा माना जाता है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। संस्थाओं में उनकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाती जितनी सुनी जानी चाहिए। अच्छा। वे एक ऐसी दुनिया चाहते थे जो सिर्फ एक या दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द न घूमे, मतलब एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। मल्टीपोलर वर्ल्ड। एग्जैक्टली, मल्टीपोलर वर्ल्ड। और इसके लिए जरूरी था कि ये देश आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाएं और धीरे धीरे पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम करें। तो ये एक तरह से मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं, या फिर उसके समानांतर एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश। और इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए? मेरा मतलब है, क्या कोई संस्थाएं वगैरह बनाई गई? बिल्कुल। असल में दो प्रमुख संस्थाएं बनाई गईं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। कौन सी? पहली है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी कहते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई में है, चीन में। एनडीबी। हाँ। इसका काम क्या है? इसका घोषित उद्देश्य है ब्रिक्स देशों और दूसरे विकासशील देशों में भी बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की परियोजनाओं को फाइनेंस करना। अच्छा, मतलब लोन देना इन प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, लोन और दूसरी तरह की वित्तीय मदद। इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो करीब $100 बिलियन है। तो ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। $100 बिलियन तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ ब्रिक्स के सदस्य ही नहीं है। बाद में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र जैसे कई और देश भी इसमें शामिल हुए हैं। ओह, तो इसका दायरा ब्रिक्स से भी बड़ा है। एक तरह से हाँ, कम से कम सदस्यता के मामले में तो है ही। ये दिखाता है कि इसकी अपील ब्रिक्स समूह के बाहर भी है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और दूसरी संस्था कौन सी है? वो है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था या सीआरए, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। सीआरए, ये क्या करती है? ये भी लगभग $100 बिलियन का एक तरह का रिजर्व पूल है। इसका मकसद है कि अगर किसी सदस्य देश को अचानक भुगतान संतुलन का संकट आ जाए, मतलब जैसे विदेशी मुद्रा की कमी हो जाए। हाँ बिल्कुल, या कोई और अल्पकालिक नकदी की जरूरत आन पड़े, तो ये सीआरए उन्हें मदद मुहैया करा सकता है। तो ये कुछ आईएमएफ जैसा हुआ? हाँ, इसे आईएमएफ के एक क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये अभी आईएमएफ जितनी बड़ी भूमिका नहीं निभाता और इसके नियम वगैरह भी अलग हैं। पर हाँ, विचार वही है कि सदस्यों को बाहरी मदद पर कम निर्भर रहना पड़े। समझ गई। तो ये संस्थाएं बनाकर इन्होंने एक ठोस ढांचा तैयार करने की कोशिश की है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात जो अक्सर चर्चा में रहती है, क्या ये सच है कि ब्रिक्स देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला एजेंडा रहा है। कैसे?
मतलब क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस दिशा में? कोशिश ये हो रही है कि सदस्य देश आपस में जो व्यापार करते हैं उसमें डॉलर के बजाय अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करें। जैसे भारत और रूस रूबल रुपए में व्यापार करने की कोशिश करते रहे हैं। अच्छा, चीन भी युआन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन क्या ये आसान है? डॉलर तो पूरी दुनिया में चलता है। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। डॉलर का दबदबा बहुत गहरा है। एक साझा ब्रिक्स मुद्रा बनाने का विचार भी बीच बीच में आता रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन सच कहूं तो वो अभी बहुत दूर की कौड़ी लगता है। उसके लिए जिस तरह के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की जरूरत पड़ेगी वो फिलहाल तो नजर नहीं आता। सदस्यों के बीच बहुत मतभेद हैं। तो फिर ये राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार वाली बात कितनी सफल हो रही है? कुछ हद तक हो रही है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। पर कोशिश जारी है। अभी हाल में जो कजान में शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 में, उसमें भी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर फिर से जोर दिया गया। तो ये एजेंडा अभी जिंदा है। लेकिन क्या इस समूह के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? आपने मतभेदों का जिक्र किया। हम अक्सर भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें सुनते हैं। क्या इस तरह की अंदरूनी खींचतान ब्रिक्स की एकजुटता पर असर नहीं डालते? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि नाजुक पहलू है। कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। भारत एक लोकतंत्र है, तो चीन और रूस का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो है। फिर सदस्यों के बीच आपस में भी छाव हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत और चीन का सीमा विवाद है, जो काफी गंभीर है। बिल्कुल। इसके अलावा जब हाल में समूह का विस्तार हुआ, उस पर भी अंदर खाने मतभेद थे। चीन और रूस तो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी विस्तार हो ताकि समूह और बड़ा दिखे। और भारत? भारत और ब्राजील जैसे देश थोड़े सतर्क थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं ज्यादा सदस्य आने से समूह के अंदर उनका अपना प्रभाव कम ना हो जाए या फिर निर्णय लेना और मुश्किल ना हो जाए। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और एक और बात है, कुछ सदस्य जैसे ईरान और रूस, इनके अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ भारत, ब्राजील, यूएई जैसे देश पश्चिम के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो ये जो अलग अलग हित हैं और अलग अलग बाहरी दबाव हैं, इनके बीच संतुलन बनाना और किसी एक साझा विदेश नीति पर सहमत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये विविधता एक चुनौती भी है। निश्चित रूप से ये विविधता ताकत भी है, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों और नजरियों को एक साथ लाती है। लेकिन ये प्रभावी ढंग से काम करने में एक बाधा भी बन सकती है। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ब्रिक्स सच में वैश्विक व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है या ये बस एक और मंच बनकर रह जाएगा? देखिए, ब्रिक्स को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? पहली बात तो इसका आकार और वजन। जैसा हमने कहा, दुनिया की लगभग 45% आबादी और वैश्विक जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा इन देशों से आता है। अब तो नए सदस्यों के जुड़ने से ये और बढ़ गया है। हाँ, आर्थिक रूप से तो ये काफी बड़ा समूह है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये विकासशील देशों, जिन्हें ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, उन्हें अपनी बात रखने, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच देता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, अंदरूनी मतभेद, अलग अलग राष्ट्रीय हित और बाहरी दबाव, ये सब मिलकर इसकी एकजुटता और प्रभावशीलता को सीमित भी करते हैं। तो क्या ये पश्चिम के लिए सीधा खतरा है? मुझे लगता है इसे सीधे खतरे के तौर पर देखना शायद सही ना हो। ये शायद पश्चिम के खिलाफ कोई सैनिक या राजनैतिक गठबंधन बनाने के बजाय वैश्विक शासन और वित्त की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें सुधार लाने और अपने सदस्यों के लिए विकल्प तैयार करने पर ज्यादा केंद्रित है। अच्छा। जैसा कि कुछ नेताओं ने कहा भी है, ये पश्चिम विरोधी नहीं है, बल्कि गैर पश्चिमी है। मतलब ये पश्चिम के वर्चस्व के बिना अपनी जगह बनाना चाहता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। गैर पश्चिमी, पश्चिम विरोधी नहीं। हाँ। तो संक्षिप्त में कहें तो ब्रिक्स, जो एक आर्थिक विचार के रूप में शुरू हुआ था, वो आज एक काफी जटिल भू राजनीतिक समूह बन गया है। इसके अपने लक्ष्य है, इसने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। ये दुनिया के मंच पर अपनी जगह तो बना रहा है, लेकिन इसका भविष्य इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि ये सदस्य देश अपने आपसी मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं और साझा हितों पर कितना आगे बढ़ पाते हैं। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। क्या ब्रिक्स का ये जो लगातार विस्तार हो रहा है और इसमें जो विविधता बढ़ रही है, क्या ये ऐसे लंबे समय में और मजबूत बनाएगा, या फिर सदस्यों के अपने अपने राष्ट्रीय हित इतने ज्यादा टकराएंगे कि अंदरूनी तनाव बढ़ जाएगा और इसकी जो सामूहिक प्रभावशीलता है
वो शायद कम हो जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। चलिए, आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।